तो कुछ ही देर में बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई की शुरुआत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त संसद पहुंच चुके हैं। तो एक बार फिर से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे जिसको लेकर के विपक्ष ने पहले ही संकेत दिए थे, वो इस मुद्दे को उठाने वाला है। और दूसरा, चुनावों के बाद जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसकी मार या फिर उसकी एक झलक भी इस सत्र में देखने को मिलेगी। विपक्ष और ज्यादा आक्रामक तेवर के साथ नजर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राज्यों में विपक्ष की हार हुई है, तो ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा का यह सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है। राष्ट्रीय की संसदीय शिष्टमंडल रविवार 13 मार्च 2022 को भारत पहुंचा। उसी दिन उन्होंने आगरा का भ्रमण किया। गुरुवार 17 मार्च 2022 को भारत से प्रस्थान करने से पहले वे हैदराबाद की यात्रा भी करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से आष्ट्रेय की राष्ट्रीय परिषद, संघीय परिषद, सरकार और आष्ट्रेय की मैत्रीपूर्ण जनता को अपनी ओर से तथा सभा की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मैं सभा में अपने 3 पूर्व साथियों के दुखद निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री एस सिंगर वादीवेल तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे लोक लेखा समिति और सभा पटल पर रखे जाने गए पत्रों की समिति के सदस्य भी रहे। श्री एस सिंगर वादीवेल का निधन 87 वर्ष की आयु में 31 जनवरी 2022 को तंजावुर में हुआ। श्री H.V. पाटिल कर्नाटक के बागलकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पाटिल याचिका समिति के सदस्य रहे। श्री H.P. पाटिल का निधन 82 वर्ष की आयु में 1 फरवरी 2022 को बागलकोट में हुआ। श्री हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के सुंदरगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने श्रम संबंधी समिति के सभापति के रूप में तथा सामान्य प्रयोजन समिति के सरकारी क्षेत्रों के उपकरण समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे। वे 6 कार्यकालों तक ओडिशा विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री हेमानंद बिस्वाल का निधन 82 वर्ष की आयु में 25 फरवरी 2022 को भुवनेश्वर में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ओम शांति। प्रश्न संख्या 161 श्री राजीव रंजन सिंह जी। प्रश्न संख्या 161। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उनका ब्यौरा मांगा था। पूरा ब्यौरा तो नहीं मिला है, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से एक सवाल जानना चाहते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने एक अनुशंसा की कि 17 वैसे राज्य जहां रेवेन्यू डेफिसिट है, उन राज्यों के लिए 2,94,518 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब रेवेन्यू डेफिसिट वहां होता है जहां वित्तीय कुप्रबंधन है। जिन राज्यों में वित्तीय कुशलता है
और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर है, उन राज्यों को इस स्पेशल ग्रांट से वंचित कर दिया गया, जो हमारी समझ से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को बढ़ावा देता है। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि कोविड काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को भरपूर मदद किया और जितना संभव था प्रधानमंत्री जी के हाथ में इन्होंने मदद किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो विकासशील राज्य हैं उन पर आर्थिक बोझ पड़ा। बिहार जैसे प्रदेश में भी 2019-20 और 20-21 में फाइनेंस रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि क्या उसी तर्ज पर बिहार का जो रेवेन्यू डेफिसिट है 2 वर्षों का 19-20 का और 20-21 का, उस पर आप स्पेशल ग्रांट देने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड काल की बात माननीय सदस्य ने किया है और हम सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हृदय बढ़ा करके एक बहुत बड़ा पैकेज, आत्मनिर्भर भारत का पैकेज देने का काम किया, जिससे सभी प्रदेशों को लाभ पहुंचाने का काम किया। मित्रों, उसी के अंतर्गत बिहार में भी इन विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों को भूतपूर्व सहायता दी गई, जिन मुद्दों के अंतर्गत बिहार राज्य को कोविड के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान, पीएम जन धन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक योजना, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान योजना, जिला खनिज योजना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.